वलय में शून्य के भाजक कर रहे हैं आज हम। वलय की परिभाषा हमने कल कर ली थी, जिसके अनुसार कोई भी बीजीय संरचना R प्लस गुना एक वलय कहलाता है यदि R प्लस आबेली ग्रुप बने और R गुना जो है वो सामी ग्रुप बने, जिसमें क्रम विनिमय वलय और तत्सम की वलय की परिभाषा की थी। R गुना के लिए क्रम विनिमयता और तत्समक अगर विद्यमान हो तो उसे हम तत्सम की क्रम विनिमय वलय कहते हैं। आज हम वलय में शून्य के भाजक मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो हम करेंगे। मान लो हमारे पास एक कोई भी वलय दिया हुआ है R प्लस और गुना। इस R प्लस गुना वलय के अंदर एक क्रम विनिमय वलय है, ये क्रम विनिमय वलय अर्थात कम्यूटेटिव रिंग है। कल डेफिनेशन की थी, R गुना के लिए अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो उसे कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। तो R प्लस गुना वलय एक क्रम विनिमय वलय हो और इसमें कोई दो एलिमेंट इस प्रकार से हो, A और B R के एलिमेंट, कि A इंटू B करने पर ये जीरो प्राप्त हो रहा हो, जबकि ना तो A जीरो है और ना ही B जीरो है, तो A और B शून्य के भाजक कहलाते हैं। कोई भी दो संख्याएं इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती हों कि जिनका गुणा जीरो आ जाए लेकिन वो दोनों संख्याएं जीरो नहीं हो, तो उसे हम शून्य के भाजक कहते हैं। वो A और B दोनों संख्याएं शून्य के भाजक कहलाएंगी। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक समुच्चय दे दिया जाए 0, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें +6 और गुणा 6 के लिए हम परिभाषित करते हैं। +6 क्या था, या तो जोड़ 6 या 6 से बड़ा आ जाए तो 6 को घटा के लिख देते हैं, और गुणा 6 का मतलब अगर जोड़ हमारे पास जो गुणा करने पर 6 या 6 से बड़ा मान आता है तो भाग दे के जो शेषफल बचता है उसको लिखते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2 का 3 से गुणा करता हूँ, उत्तर कितना आएगा, क्योंकि 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आता है और 6 में 6 का भाग देते हैं तो शेषफल जो बचता है वो 0 बचता है। इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 6 का भाग देने के बाद शेषफल को लिखा जाता है हमेशा। मॉडेम है ये 6 मॉडेम पर गुणा के लिए हमेशा शेषफल होता है और जोड़ के लिए हमेशा जो हमारे पास घटाने के बाद में बचेगा उसको लिखा जाता है। तो अब ना तो 2 0 है ना 3 0 है, लेकिन इन दोनों का गुणा करने पर जो दूसरी संक्रिया थी वो संक्रिया लगाने पर रिजल्ट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसलिए इस 2 और 3 को शून्य के भाजक कहेंगे, ये शून्य के भाजक कहलाते हैं। तो कोई भी वलय दे दिया जाए, क्रम विनिमय वलय होना जरूरी है। क्रम विनिमय वलय होगा तभी हम शून्य के भाजक को परिभाषित करेंगे। अगर क्रम विनिमय वलय नहीं है तो शून्य के भाजक परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। अगर क्रम विनिमय वलय है और दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका दूसरी संक्रिया, ये इंटू का मतलब है सेकंड ऑपरेशन, R प्लस गुणा में प्लस पहली संक्रिया गुणा दूसरी संक्रिया मानी जा रही है, तो दूसरी संक्रिया लगाने के बाद अगर रिजल्ट 0 हमारे पास शून्य ही होगा। अगर शून्य आता है तो A और B शून्य के भाजक कहलाएंगे और हम कहेंगे कि उस वलय में शून्य के भाजक विद्यमान है। और अगर 0 नहीं आता किसी भी एलिमेंट के लिए तो वो शून्य के भाजक नहीं है। शून्य के भाजक रहित वलय और शून्य के भाजक सहित वलय, दो प्रकार के वलय हम परिभाषित करेंगे अब। एक तो शून्य के भाजकों रहित वलय होगा और एक शून्य के भाजकों सहित वलय होगा। अर्थात अगर कोई भी वलय ऐसा हो जिसमें शून्य के भाजक नहीं है, शून्य के भाजक नहीं का मतलब अभी अभी हमने किया था कि दो संख्याओं का गुणा 0 तभी आता हो जब उनमें से कोई एक 0 बन जाए, तो वो शून्य भाजक रहित होगा। और अगर दो संख्याओं का गुणा 0, कोई भी 0 नहीं है फिर भी उनका गुणा 0 आ रहा है, तो उसे शून्य भाजक सहित वलय कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यही नियम रहेगा कि R प्लस गुणा शून्य भाजक रहित कहलाता है, रहित वलय है यदि A गुणा B बराबर 0,
ए बराबर 0 या बी बराबर 0, यानी किन्हीं दो संख्याओं का गुणा 0 तभी आता हो जब उन दोनों में से कोई एक 0, तो वह शून्य भाजक रहित वल्य है। और शून्य भाजक सहित का मतलब होगा कि r प्लस गुणा जो है वो शून्य भाजक रहित सहित वल्य कहलाएगा। यदि a गुणा b बराबर 0, ना तो a 0 है और ना ही b 0 बनता है। यानी अगर शून्य के भाजक विद्यमान है तो शून्य भाजक सहित होगा, और शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है तो शून्य भाजक रहित वल्य होगा। कोई भी समुच्चय ले लिया जाए, मान लो r प्लस गुणा ले लिया जाए, तो किन्हीं दो संख्याओं का, दो वास्तविक संख्याओं का गुणा 0 कभी भी नहीं आ सकता। एक ही कंडीशन पर आ सकता है, दोनों में से कोई एक 0 हो। इसका मतलब r प्लस गुणा एक ऐसा वल्य है, r वास्तविक संख्याएं हैं, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जोड़ और गुणा के लिए एक शून्य भाजक रहित वल्य कहलाता है। इसमें जब भी नाम लेंगे तो शून्य भाजक सहित वल्य तभी आएंगे जब z जैसे 6 आ जाए, प्लस 6 और गुणा 6। अभी अभी जो एग्जाम्पल लिया था हमने, z6 का मतलब 6 तक के पूर्णांक, 6 पूर्णांक संख्याएं, 6 पूर्णांक संख्याएं कौन सी, 0 1 2 3 4 5, और प्लस 6 और गुणा 6 मॉडेम था, वो हमारे पास मोड को परिभाषित करते थे। इन पर जब भी कोई मान लिया जाएगा तो दो संख्याओं का गुणा 0 इसमें विद्यमान होगा। a भी 0 नहीं होगा, b भी 0 नहीं होगा, लेकिन a गुणा b 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह शून्य भाजक सहित वल्य है, जबकि यह एक शून्य भाजक रहित वल्य को परिभाषित करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 तभी बनेगा जब उन दोनों में से कोई एक 0 बनेगा। निरसन नियम कल भी बताया था, कैंसलेशन लॉ होता है निरसन नियम। निरसन नियम का मतलब क्या है कि अगर, क्योंकि योग के लिए हमेशा निरसन नियम लागू होगा, सिर्फ हम गुणा के लिए जो सेकंड संक्रिया है, दूसरी संक्रिया, उसके लिए निरसन नियम या कैंसलेशन लॉ को हम परिभाषित करेंगे। इसके अनुसार अगर a इंटू बी बराबर a इंटू सी है और इसको हम b बराबर c लिख सकते हो, a से a कैंसिल हो जाता हो, तो इसे निरसन नियम कहा जाता है। यह हमेशा लागू हो कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है वो अगली थ्योरम करने वाले हैं हम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसमें निरसन नियम लागू कब होगा गुणा के लिए एक वल्य के अंदर, वो हम परिभाषित करेंगे। इसी प्रकार से b गुणा a अगर c गुणा a के बराबर है तो भी b बराबर c आ जाए तो इसे निरसन नियम कहेंगे। ये वाम दिशा में निरसन नियम है और ये दक्षिण दिशा में निरसन नियम है। इसको वाम निरसन नियम और इसको दक्षिण निरसन नियम कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में हम करेंगे कि ये वाम निरसन नियम यानी कैंसलेशन लॉ जो है और लेफ्ट कैंसलेशन लॉ या राइट कैंसलेशन लॉ कब अप्लाई होगा, वो हम नेक्स्ट थ्योरम करने वाले हैं। 2018 में ये थ्योरम आई हुई है, 1.2 थ्योरम है ये। इसमें यदि कोई वल्य r शून्य भाजक रहित, शून्य भाजक रहित का मतलब a और b का गुणा अगर 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 जरूर बनेगा। तो r एक शून्य भाजक रहित वल्य है तो उसमें निरसन नियम लागू होगा, और अगर निरसन नियम लागू होता है तो वह शून्य भाजक रहित होगा। दोनों पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। सबसे पहले माना r शून्य भाजक रहित है। अब जैसे ही हमने ये लिखा है कि शून्य भाजक रहित है, हमारे दिमाग में ये अपने आप आ जाना चाहिए कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर 0 तभी आएगा जब या तो a 0 होगा या b 0 होगा। दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी ये नियम लागू हो सकता है, अन्यथा नियम लागू नहीं हो सकता। हमें सिद्ध करना है कि r में निरसन नियम लग सकते हैं। निरसन नियम का मतलब कैंसलेशन लॉ अप्लाई होता है, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें इसको सिद्ध करने के लिए माना a 0 नहीं है, क्योंकि निरसन नियम तभी लागू होता है जब वो अवयव 0 नहीं हो। कैंसिल तभी कर सकते हैं जब वह अवयव 0 नहीं हो। हमें सिद्ध करना है निरसन नियम लागू होता है, इसका मतलब a b बराबर ac लेके चलेंगे पहले। अगर a b ac के बराबर है, a को b से a से कैंसिल करते हुए b बराबर c सिद्ध करेंगे। अगर b बराबर c आ जाता है तो कैंसलेशन लॉ अप्लाई होता है, और अगर b बराबर c नहीं है तो कैंसलेशन लॉ या निरसन नियम लागू नहीं होता। इसको हल करेंगे, हम ab माइनस ac बराबर 0 लिख सकते हैं।
इसका एक पार्ट किया था कल हमने, a इंटू बी माइनस सी बराबर 0 लिखा जा सकता है। a तो 0 है नहीं और ये शून्य भाजक रहित है। शून्य भाजक रहित है तो दो संख्याओं का गुणा 0 तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक 0। अगर a 0 नहीं है तो b माइनस सी क्या होगा? अगर b माइनस सी 0 है तो b का मान कितना आ गया? ए बी बराबर ए सी लिया, हम सिद्ध कर रहे हैं b बराबर c है, इसका मतलब a से a कैंसिल हो गया, कैंसलेशन लो या निरसन नियम लागू होता है। निरसन नियम लागू होता है। इसका विलोम करेंगे, विलोम में उल्टा लेके चलेंगे। अब हम मान के चलेंगे कि निरसन नियम लागू होता है, हमें यह सिद्ध करना होगा कि इसमें जो शून्य के भाजक रहित है। माना R में निरसन नियम लागू होता है या सत्य है। अगर निरसन नियम सत्य है तो इसका मतलब है कि a 0 नहीं है, ए बी बराबर ए सी आ जाए तो हम उसको b बराबर c लिख सकते हैं। यह नियम हमें दिया हुआ है, ये लागू हो रहा है। हमें सिद्ध करना है कि ये इसमें शून्य भाजक रहित है। शून्य भाजक रहित है तो a गुणा b बराबर हम क्या ले लेंगे? 0। a तो 0 है नहीं, हमें सिद्ध करना है कि b का मान क्या होगा? 0 होगा। b का मान 0 सिद्ध करने के लिए क्या हम ए बी बराबर इसको a गुणा 0 लिख सकते हैं? कल थ्योरम की थी, a गुणा 0 0 होता है। निरसन नियम लागू होता है, ए बी बराबर a गुणा 0 है तो b बराबर क्या हो गया? निरसन नियम से अब a 0 नहीं था लेकिन b का मान 0 आ रहा है, अर्थात r शून्य भाजक रहित है। दो 2018 में ये थ्योरम आई थी। अगली परिभाषा करने जा रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत। इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत में एक कोई भी वलय d प्लस गुणा पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है या इंटीग्रल डोमेन कहलाता है यदि पहली कंडीशन ये तत्सम की वलय हो, सेकंड कंडीशन ये क्रम विनिमय वलय हो, और तीसरी कंडीशन इसमें शून्य भाजक रहित हो। अगर ये तीनों नियम लागू होते हैं, यानी कोई वलय तत्सम की और क्रम विनिमय वलय हो और उसके साथ में शून्य भाजक रहित बन जाए, तो उसे हम पूर्णांकीय प्रांत या इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। आइडेंटिटी रिंग, कम्यूटेटिव रिंग और विदाउट जीरो डिवीजर। आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव और विदाउट जीरो डिवीजर। अगर ये तीन कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो उसे हम पूर्णांकीय प्रांत कहेंगे, अन्यथा वह पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। अब अगर मेन पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा पूरी की पूरी डिटेल में लिखें, क्योंकि हमें आगे जाके पूर्णांकीय प्रांत को सिद्ध करना होगा, तो पूरी परिभाषा के अकॉर्डिंग करेंगे हम। सबसे पहले हम तत्सम की और क्रम विनिमय वलय को परिभाषित कर देते हैं। कोई भी d प्लस गुणा जो था वो क्रम विनिमय तत्सम की वलय कब था, उसकी कंडीशंस लिखेंगे। सबसे पहले पहली कंडीशन थी हमारे पास d प्लस जो है वो आबेली ग्रुप बनना चाहिए, आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन d प्लस में एसोसिएटिव, क्या था एसोसिएटिव में? साचर्य। क्या था इसमें? हमारे पास था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कंडीशन d प्लस में तत्समक, आइडेंटिटी
आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास था कि ए प्लस ई प्लस ए बराबर ए आ जाए। फिर तीसरी कंडीशन, डी प्लस में प्रतिलोमी इनवर्स का मतलब था ए प्लस बी बराबर ई बराबर बी प्लस ए के इक्वल हो। फिर चौथा नियम, डी प्लस में क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव, इसका अर्थ था ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आ जाए। फिर दूसरी कंडीशन में पहली शर्त जो बनेगी वो है डी गुणा के लिए साचर्यता एसोसिएटिव। इसमें हमारे पास था a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी के बराबर आ जाए। क्रमविन में तत्सम की वल्य बनाने के लिए तत्समक होना चाहिए इसका आइडेंटिटी, इसका मतलब ए गुणा ई बराबर ई गुणा ए बराबर ए के बराबर आए। तीसरी कंडीशन, डी गुणा में क्रम विनिमय होना चाहिए, क्योंकि क्रम विनिमय वल्य का है, कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए आना चाहिए। तीसरा नियम, डी प्लस गुणा पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए, बंटनता ए प्लस बी इंटू सी ए इंटू सी बी इंटू सी ए इंटू बी प्लस सी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और लास्ट नियम हमारे पास जो अभी अभी किया, शून्य भाजक रहित वल्य, अर्थात ए गुणा बी बराबर 0, ए 0 या बी 0। अगर ये हमारे पास देखो 4 और 3 7 8 और 9 ये 9 नियम लागू होते हैं किसी वल्य या कोई भी बीजीय संरचना पर, तो उसे हम पूर्णांकीय प्रांत कहेंगे। वल्य सिद्ध करने के लिए 6 परिभाषाएं थी। 6 परिभाषाएं कौन कौन सी थी? 1 2 3 4 और 5 और बंटनता 6। ये 6 नियम होने पर तो वल्य था। इस 6 नियम वल्य के साथ में 3 परिभाषाएं और जुड़ गई, एक तो तत्समकी वल्य, क्रम विनिमय वल्य और शून्य भाजक रहित वल्य। अगर ये 3 कंडीशन और अप्लाई हो जाए वल्य पर तो उसे पूर्णांकीय प्रांत कह देंगे। अगर इनमें से कोई नियम नहीं लागू होता तो वह पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। वल्य होना जरूरी है, वल्य के बाद में 3 कंडीशन है, और अगर वल्य के बाद में 3 कंडीशन नहीं याद रखना चाहो तो ये 9 कंडीशन अप्लाई होंगी तो वह पूर्णांकीय प्रांत या इंटीग्रल डोमेन होगा, अन्यथा वह पूर्णांकीय प्रांत या इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा।